बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने भारत का स्वदेशी पावर देखा था। चीन, पाकिस्तान और टर्की ने एक साथ मिलकर भी भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम को भेद नहीं पाया और स्वदेशी शस्त्रों से भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना और मुनीर की आर्मी को घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर दिया था। अब भारतीय सेना के जवानों के हाथ में एक और ब्रह्मास्त्र मिलने जा रहा है जो पूरी तरह से स्वदेशी होगा, जो 1 मिनट के भीतर ही 700 राउंड फायर करेगा, 800 मीटर दूर छिपे देश के दुश्मनों का सर्वनाश कर देगा। आखिर भारत ने उस ब्रह्मास्त्र को कैसे तैयार किया है? AK-203 कैसे दुश्मनों का काल बनेगा? इस रिपोर्ट में देखिए। भारत की नई ताकत AK-203। शेर की दहाड़, दुश्मन का काल। सबसे खतरनाक, सबसे दमदार AK-203 राइफल। हमने अभी तक 4 लाख राउंड पिछले 18 महीने में फायर किए हैं और 4 लाख फायरिंग के दौरान एक भी बार ये राइफल ने स्टॉपेज नहीं दिया है। अमेठी के कोरबा फैक्ट्री पहुंचा इंडिया टीवी। अलग अलग पार्ट से तैयार होता है AK-203। कैसे तैयार होती है सबसे खतरनाक गन? तो यहाँ पर इसकी पैकेजिंग होती है। ये देखिए, जिसे पैकेज किया जा रहा है, पैकेट में रखा जा रहा है, बॉक्स में रखा जा रहा है, इसके चेंबर तैयार किए गए हैं। सेना को मिलेगा ब्रह्मास्त्र, दुश्मनों का होगा सर्वनाश। 600 राइफलें हर दिन, और जिसका मतलब होता है कि 100 सेकंड में एक 203 शेर का पैदा होना। दुनिया का सर्वनाश करने के लिए सेना को अब दी जा रही है दुनिया की सबसे दमदार, सबसे खतरनाक, सबसे भरोसेमंद स्वदेशी गन AK-203, जो अमेठी के कोरबा में तैयार हो रही है। इंडिया टीवी की टीम उसी फैक्ट्री में पहुंची जहां सेना के जवानों के लिए नया ब्रह्मास्त्र तैयार किया जा रहा है। टीवी आपको पहली बार दिखा रहा है इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड के इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से AK-203 121 अलग अलग पार्ट से तैयार होता है। AK-203 जो 31 दिसंबर 2025 के बाद बन जाएगा शेर, और इसीलिए हमने तय किया कि भारतीय सेना और मैन्युफैक्चरर से परमिशन लेकर हम सीधा इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में पहुंचे। यहां पर ये अलग अलग इसके पूरे इक्विपमेंट्स हैं, और हम आपको ये भी बता दें कि इस समय भारतीय सेना में कुल मिला के 1.5 लाख के लगभग, यानी 74,600, और फिर सेकंड लॉट जो है वो 73,600 का पहुंच चुका है। और अब बारी है AK-203 की, जो कि करीबन 47,000 की संख्या में भारतीय सेना को मिल चुका है, और कुल मिला के 6,01,427 भारतीय सेना में इसको शामिल होना है, और 2032 का ये एक पैरामीटर फिक्स किया गया है। और ये जो है कुल मिला के इसका वेट करीबन 3.8 kg का है। रेट ऑफ फायर 600 से 700 राउंड पर मिनट है, और हम आपको ये भी बता दें इसीलिए इसे पूरी तरह से कारगर समझा जा रहा है, और फ्रंट लाइन वेपन के तौर पर जो भारतीय सेना के जवान हैं उनको ये दिया जाएगा। AK-203 असॉल्ट राइफल पूरी तरह स्वदेशी और भरोसेमंद है, जिसका निर्माण अमेठी के IRRPL यानी इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड में किया जा रहा है, जो रूस के सहयोग से तैयार की जा रही है। इस राइफल को भारतीय सेना में शेर के नाम से जाना जाएगा, जो भारत के मेक इन इंडिया अभियान का एक मजबूत प्रतीक बनने जा रहा है। यहाँ पे इसका जो बोल्ट है उसको कैरियर के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, और इसे मैनुअल और टेक्निकल दोनों तरीके से किया जा रहा है, और उसमें अलग अलग लेवल की टेस्टिंग होती है। कुल मिला के 121 से ज्यादा जो पार्टिकल्स हैं वो इसमें लग रहे हैं। जो यहाँ पर वेपन है वो देखिए, इसको तैयार किया जा रहा है और इसको देखा जा रहा है। जो बट बॉक्स है, यानी जहां से फायर होता है, फायरिंग होती है, उसे तैयार किया जा रहा है, और ये पूरी की पूरी तैयारी है। ये पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसको हम आज आपको दिखा रहे हैं अलग अलग लेवल से तैयार होते हुए। पहली बार भारत और रशिया के जॉइंट वेंचर का ये वेपन सिस्टम, जिसे AK-203 कहते हैं,
अब 31 दिसंबर के बाद इसका नाम शेर होगा। और यहां पर आप देखें तो यहां पर साइट लगाने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। उसके अलावा जो वेपन है उसको पूरा चेक किया जा रहा है और ड्यूली चेक करने के बाद इसकी पूरी ऐसी तैयारी है कि जो इसका 7.62 इंटू 39 mm की जो बुलेट है उसको पूरी तरह से फ्रीली जब ये फायर करे तो इसमें मार्जिनल एरर ना हो। और उसके साथ साथ जो यहां पर ये स्टोर किया गया है इसमें ऑपरेशन सर्टिफिकेशन है। भारत और साथ में रशिया दोनों जो इसमें मैन्युफैक्चरर हैं उनका यहां पे सर्टिफिकेशन किया गया है। ये पूरी यूनिट है, पूरा स्टाफ है, जो रशियन एक्सपर्ट्स हैं वो यहां पर हैं, वो एक साथ यहां पर जॉइंट ऑपरेशन के तौर पर इसे देख रहे हैं, इसकी बैलेंसिंग देख रहे हैं और ये पूरी तैयारी है। और इसीलिए जो यहां पर ये वेपन सिस्टम है उसे आने के बाद जब इसे पूरी तरह से टेस्ट कर लिया जाता है तो यहां पर इसकी पैकेजिंग होती है। ये देखिए जिसे पैकेज किया जा रहा है, पैकेट में रखा जा रहा है, बॉक्स में रखा जा रहा है, इसके चेंबर तैयार किए गए हैं और इसी चेंबर की वजह से इसको तैयार करते हुए यहां पर रखा जा रहा है। और हम आपको इसका फाइनल प्रोडक्ट दिखा दें कि जो जैसे भारतीय सेना को सप्लाई हो रहा है, करीबन जो 47,000 की संख्या में सप्लाई हुआ है, ठीक इसी तरीके से सप्लाई हुआ है। ऐसी सप्लाई होता है, ऐसे सप्लाई होता है। ये रस्टी नहीं होता, डैमेज नहीं होता। 7 साल के बाद भी अगर राइफल निकालेंगे तो सेम कंडीशन पर राइफल आपको मिलेगी। तो ये बिल्कुल बॉक्स में ही रहेगा। बिल्कुल अभी तो जब तक ट्रांजैक्शन में रहेगा बॉक्स में, बाकी जब आर्मी को हैंडओवर हो जाएगा तो हाथ के अंदर राइफल जाएगी। तो ये आप देख लीजिए कि यहाँ पर ये तैयार हो गया है, बॉक्स में इसे रखा जा रहा है और बॉक्स में रखने के बाद अब इसे सप्लाई किया जाएगा और इसीलिए चारों तरफ से ये टेस्टिंग की जा रही है। तो इंडिया टीवी आपको सीधा ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है उस जगह से जहां पर तैयार हो रहा है AK-203। और हम आपको ये भी बता दें जब ये पूरी तरह से 100% इंडिजनाइज हो जाएगा तो ये AK-203 कहलाएगा भारत का शेर, यानी शेर असॉल्ट राइफल। AK-203 राइफल को भारतीय सेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। AK-203 7.62 इंटू 39 mm कैलिबर की राइफल है जो 1 मिनट में 700 राउंड फायर कर सकती है, जिसकी रेंज 800 मीटर है। ये राइफल भारतीय सेना की पुरानी INSAS राइफल को बदल देगी, जिससे सेना की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। ये है तैयारी। AK-203 आप यहाँ पे पिकेट रेल देख रहे हैं, इसकी रेंज इफेक्टिव आप 400 मीटर से लेकर 700 मीटर तक समझे। ये मैगजीन लगा दी गई है क्योंकि हमेशा कई बार ये देखा गया है कि जब भी मैगजीन होती है तो मैगजीन अगर नीचे की तरफ गिरती है तो ब्रेक हो जाता है। पर भारतीय सेना, उसके अलावा जो रशियन डेलीगेशन है वो यहां पर मौजूद है, उनकी टीम यहां पर मौजूद है और बारीकी से इसे चेक किया जा रहा है। वेपन को फायर करने के बाद जो एंडोस्कोप उसके जरिए इसे पूरा चेक किया जा रहा है, बैरल में कोई खराबी ना हो। इसीलिए हमने तय किया कि हम आपको सीधा उस जगह से दिखाएं जहां पर तैयार हुआ है AK-203। अमेठी के कोरबा प्लांट में देश में छोटे हथियारों का सबसे मॉडर्न टेस्टिंग लैब है, जहां भारतीय सेना की DGQA टीम राइफल्स का परीक्षण करती है। अब तक डिलीवर की गई सभी राइफल्स में शिकायतें शून्य हैं। पिछले 18 महीनों में 48,000 AK-203 भारतीय सेना को सौंपी गई हैं और 15 अगस्त 2025 तक 7,000 और राइफल्स डिलीवर होंगी। ये जो वेपन है इनसे करीबन पिछले 2 सालों में 4 लाख राउंड फायर किए गए इनके एरर और एक्यूरेसी देखने के लिए, और इसीलिए अभी अंदर से क्या है ये हम आपको दिखाते हैं। फायरिंग रेंज में लगातार फायरिंग हो रही है तो वहीं ये एंडोस्कोपिक कैमरा से आपको यहां पे विजिबली दिखाई देगा कि इसकी जो अंदर की तस्वीर है, यानी मैक्सिमम राउंड्स फायर करने के बाद भी, क्योंकि अप्रूवल करने के लिए भारतीय सेना में इंडक्ट करने के लिए मल्टीपल टेस्ट किए गए। यहां पर आप देखेंगे तो ये क्या किस तरीके से चेक करते हैं, क्या कर रहे हैं? ये बैरल की साफ सफाई, क्रोम वगैरह चेक करते हैं, कहीं से उखड़ा तो नहीं है। 4 लाख राउंड फायर किए तो इसकी एक्यूरेसी और अंदर, हाँ सारा कुछ ओके है। अब आप यहाँ पे देखेंगे जो ये ठीक सामने का टिप है जिसे फ्लैश सप्रेसर कहते हैं, यानी फायर जब होता है तो जो चिंगारी निकलती है उसे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे लगा है। उसके अलावा ये हैंड गार्ड आप इसे कह लीजिए या पीकेटी रेल कह लीजिए, इसके ऊपर साइड्स लगती हैं, मल्टीपल साइड्स हैं। कुल मिला के 3.8 kg का इसका वेट है और ये जो है ये पूरी तैयारी है। दरअसल ये बताता है कि आने वाले टाइम पर
फ्रंट लाइन ट्रूप्स के लिए ये फ्रंट लाइन हथियार AK-203 जब पूरी तरह से इंडिजनाइज हो जाएगा, यानी 100% इंडिजनाइजेशन जो ये उम्मीद की जा रही है कि 31 दिसंबर 2025 को हो जाएगा, तब इसका नाम होगा शेर, यानी भारत का शेर, भारतीय फ्रंट लाइन ट्रूपर्स के लिए। ये परियोजना भारत की रक्षा में आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन रही है। IRRPL ने रूस के साथ 100% तकनीक ट्रांसफर यानी TOT पूरा कर लिया है। अभी 50% स्वदेशीकरण हासिल हो चुका है, जो अक्टूबर 2025 तक 70% और 31 दिसंबर 2025 तक 100% हो जाएगा। इसके बाद AK-203 का नया नाम शेर होगा। पूरी तरह स्वदेशी होने के बाद हर महीने 12,000 राइफल्स बनेंगी, यानी हर 100 सेकंड में एक राइफल। सालाना लगभग 1.5 लाख राइफल्स का उत्पादन होगा। हमारा प्लान इंडिजनाइजेशन का भी ये है कि अभी हम 50% इंडिजनाइज्ड हैं, यानी इस राइफल के 50% हिस्से आज की तारीख में इंडिया में बन रहे हैं और हम उसका इस्तेमाल हमने शुरू कर रखा है। अक्टूबर तक इसके 70% हिस्से, केवल 4 हिस्से इसके रह जाएंगे, जो कि बैरल है, आपका रिसीवर है और आपका बोल्ट एंड बोल्ट कैरियर है जो अंदर है इसके छोड़ बाकी सारी चीजें अक्टूबर तक सब कुछ जो आप देख रहे हैं भारत बनाएगी और हम यहाँ उसको राइफल को प्रोड्यूस करेंगे। 31 दिसंबर तक ये पूरा का पूरा जो राइफल आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा राइफल जो है इंडिया में बनेगा, 100% इंडिया में बनेगा। एंड उस दिन शायद इसका हम नोमेनक्लेचर जो है वो चेंज करके एक शेर के रूप में इसका नाम देंगे हम, जो कि श्रेष्ठ राइफल का एक्रोनिम भी है और एक ऐसा जानवर है जिसको हम सब प्यार करते हैं और जो काफी तेज है और काफी मजबूत होता है। तो सर इसकी खासियत क्या है, अब ये बता दीजिए कि 3.8 kg वेट है इसका। अगर आप साधारण शब्दों में कहें तो ये फ्रंटलाइन सोल्जर्स के लिए फ्रंटलाइन हथियार बनने जा रहा है, क्योंकि 6 लाख से ज्यादा ये भारतीय सैनिकों को मिलेगा। इसमें जो आपको चेंजेस दिखाई देंगे, यदि आप एक इसको पकड़ेंगे, AK-47 को और इसको पकड़ेंगे, तो बेसिक चेंज पहली बात तो इस बट का है कि इसमें आप बट फोल्ड कर सकते हो, उसमें नहीं कर सकते। दूसरी बात इसकी मेटलर्जी का है। AK-47 जो है वो काफी पुराना डिजाइन है, 1947 का डिजाइन, ये 2019 का डिजाइन का है। तीसरी बात, इसमें जो पिकेटिनी रेल आप जो देख रहे हैं वो नॉर्मली आपको AK-47 में नहीं मिलेगा, कहीं कहीं रिफर्बिश करके लोगों ने लगा दिया होगा, बट नॉर्मली अवेलेबल नहीं है। और आपको पता है कि आज की तारीख में यूनिवर्सल पिकेटिनी रेल बहुत जरूरी होता है, बिकॉज सारी साइट इस पर माउंट होती है। इसका जो रेंज स्कैबर्ड जो है आपका और इसका जो बेनट है वो मल्टी यूटिलिटी है, जो कि तकरीबन कई जगह होता है। Also very important part in this is the range and the rate of fire is amazing. It's 800 meter range and 700 राउंड पर मिनट इसका रेट ऑफ फायर है। मैगजीन में 30 राउंड आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं ये है कि इस राइफल से हमने अभी तक 4 लाख राउंड पिछले 18 महीने में फायर किए हैं और 4 लाख फायरिंग के दौरान एक भी बार ये राइफल ने स्टॉपेज नहीं दिया है, जिसको भारतीय सेना रोक बोलती है। ये राइफल रुकी नहीं है। तो हमारा प्लान 1,50,000 राइफलें एक साल में बनाने का है, जिसका मतलब होता है 600 राइफलें हर दिन, और जिसका मतलब होता है कि 100 सेकंड में एक 203 शेर का पैदा होना। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने स्वदेशी हथियारों का दम दिखाया। अब AK-203 दुश्मनों का नया काल बनकर आई है। AK-203 राइफल कलाश्निकोव राइफल का सबसे लेटेस्ट और मॉडर्न एडिशन है। इसकी बेहतर सटीकता ही इसे दुनिया की सबसे भरोसेमंद, सबसे दमदार राइफल बनाती है, जो हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में एंटी टेरर ऑपरेशन में जवानों के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। साथ ही INSAS राइफलों की जगह लेने वाली ये राइफल अब LAC और LOC पर दुश्मनों का सर्वनाश करेगी और एक राइफल श्रेष्ठ राइफल के संकल्प को साकार करेगी। फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने कहा था कि ये हमारी पीठ की हमारी जो रीढ़ होती है, एक राइफल उसके समान होती है। राइफल हथियार है। राइफल सबसे इंपॉर्टेंट वेपन होता है एक सोल्जर के लिए। सोल्जर को एक रिलायबल राइफल चाहिए। एक अमेरिकन जनरल ब्रैडले ने भी कहा था कि आप मुझे एक अनुशासित सैनिक दीजिए और एक रिलायबल राइफल दीजिए, मैं आपको हर जगह जीत दिला दूंगा। हमारे सैनिक हमेशा से ही अनुशासित रहे हैं और रहेंगे, और हमारे पास अब एक रिलायबल राइफल भी है। तो जीत हमारी हमेशा थी, है और हमेशा फ्यूचर में रहेगी। और अब बात दिल्ली के सनसनीखेज हत्याकांड की करेंगे। दिल्ली में एक बार फिर रिश्तों का कत्ल हुआ है। पत्नी ने देवर के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। वारदात को इतने शातिराना तरीके से अंजाम दिया गया कि 3 दिन तक परिवार वालों को पता ही नहीं चला कि ये हत्या है या फिर हादसा।
दिल्ली में पत्नी ने कैसे करंट लगाकर अपने पति को मारा, कैसे मर्डर को हादसा बनाकर सबको बेवकूफ बनाती रही और फिर कैसे एक चैट के जरिए देवर के साथ पत्नी के रिश्तों की पोल खुल गई। मर्डर के राज का पर्दाफाश किस तरह से हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। सुष्मिता, देखो तुमने कबूल कर लिया सब कुछ, अब मान लो। अब कार्रवाई उसके ऊपर होगी, राहुल के ऊपर होगी। पहले नींद की दवा खिलाई, फिर करंट लगाकर मौत के घाट उतारा। दिल्ली में पत्नी ने देवर के साथ मिलकर अपने पति को क्यों मारा? ये दिल्ली के उत्तम नगर का वो घर है जहां 13 जुलाई को सनसनीखेज वारदात हुई। एक पत्नी ने अपने देवर के साथ मिलकर पति का मर्डर किया, वो भी करंट लगाकर। किसी को शक ना हो इसीलिए पत्नी ने ऐसी साजिश रची कि ये पूरी कहानी मर्डर नहीं बल्कि हादसा लगे। उत्तम नगर में एक 36 वर्ष के करण की मौत जो साधारण दिख रही थी वो एक मर्डर मिस्ट्री में बदल गई। आरोप पत्नी पर है कि पत्नी ने अपने देवर के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की। इस पूरे हत्या का खुलासा एक इंस्टाग्राम चैट से हुआ, जब करण के भाई कुणाल ने अपने चचेरे भाई राहुल के फोन पे वो इंस्टाग्राम चैट देखी जिस पे इस मर्डर की प्लानिंग की जा रही थी। ये तस्वीर करण और सुष्मिता की है। पिछले 10 साल से दोनों साथ रह रहे थे। दोनों का एक 6 साल का बेटा भी है, लेकिन करण का मर्डर करते हुए सुष्मिता को अपने बच्चे तक का ख्याल नहीं आया। पति का ख्याल नहीं आया, किससे का? बच्चे का भी नहीं आया। बच्चे का तो मेन है, उसको तो समझ भी नहीं है बच्चे को क्या हो रहा है, उसके लिए तो मजाक चल रहा है। सवाल यह है कि दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि सुष्मिता ने करण का मर्डर कर दिया। सुष्मिता ने देवर राहुल के साथ मिलकर करण को मारने की प्लानिंग कब, कैसे और कहां की? करण को मारने के बाद उसके परिवार वालों को सुष्मिता ने कैसे गुमराह किया? करण के घर वालों को मर्डर की साजिश का राज कब और कैसे पता चला? इन सभी सवालों का जवाब ये इंस्टाग्राम चैट है। ये चैट करण के मर्डर का सबसे बड़ा सबूत है। सुष्मिता ने अपने ही चचेरे देवर राहुल के साथ मिलकर कैसे रिश्ते का खून किया? कैसे सुष्मिता और राहुल ने करण को पहले स्लीपिंग पिल्स दी? स्लीपिंग पिल्स जब असर नहीं की तो दोनों ने इलेक्ट्रिक शॉक देकर करण को मारा। इन इंस्टाग्राम चैट्स में एक एक चीज लिखी है। 10 साल से तुम्हारी जिंदगी इतनी अच्छी चल रही, क्या मिला? बिल्कुल ठीक था, कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं, किसी का इंटरफेयर नहीं है तुम में, तुम दोनों में किसी का भी इंटरफेयर नहीं है। किसाने की हद देखो, एकदम टूट जाता था, वो भी कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, बोलते रहना, पूरे दिन बोलते रहना, सामने किया। परिवार का कहना है कि सुष्मिता और करण के चचेरे भाई राहुल के बीच पिछले 2 साल से अफेयर चल रहा था, लेकिन इसकी खबर किसी को नहीं थी। सुष्मिता और राहुल एक साथ रहना चाहते थे। राहुल की नजर करण की प्रॉपर्टी पर थी। 13 जुलाई की सुबह अचानक करण के परिवार को फोन आता है। सुष्मिता बताती है कि करण को करंट लग गया है। आनंद फानंद में पूरा परिवार, जो कि पास में ही रहता है, दौड़कर करण के घर पहुंचता है। करण को लेकर लोग अस्पताल जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही करण दम तोड़ चुका था। भाभी रोते रोते आई, करण हिल नहीं रहा है, क्या हुआ, आ जाओ। मम्मी रो पड़ी, सब रो पड़े। हम गए उधर। रास्ते में मैंने राहुल चाचा को फ़ोन करा, हरीश राहुल का पापा, वो भी आए। उधर देखा, डॉक्टर ले आओ। मग्गो गए, मग्गो ने एम्बुलेंस दे दी, एम्बुलेंस वाले लेके आए। बॉडी हम लेके गए। जाते जाते उसके मुँह से झाग निकल चुकी थी, ठीक है। वहाँ बॉडी गई तो उसने देखा कि मामला उसको भी कुछ और लग रहा है, पोस्टमार्टम करा लो। और सुष्मिता राहुल शुरू से पोस्टमार्टम मना कर रहे। कौन? आपकी भाभी? भाभी, करण की वाइफ। पोस्टमार्टम नहीं होने देना, नहीं होने देना। राहुल 10 जगह फ़ोन कर रहा है, किस किस को करना नहीं पता। पोस्टमार्टम मत होने दो, मत होने दो। इन लोगों का डिस्कशन चल रहा है, पोस्टमार्टम नहीं होगा, पापा मेरे संभालेंगे, हरीश जी नहीं होने देंगे पोस्टमार्टम। मेरे नंबरों पे फ़ोन कराई जा रहे हैं, मैं हॉस्पिटल खड़ा हूँ, पुलिस का वेट कर रहा हूँ। मेरे को मेरे दिमाग पे जोर डाल रहे हैं कि पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए।
कहते हैं ना कि कातिल जितना भी शातिर हो वो अपने खिलाफ कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ ही देता है। सुष्मिता और राहुल ने करण के मर्डर की प्लानिंग तो फुल प्रूफ की थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि करण की मौत हादसा नहीं बल्कि हत्या है। लेकिन अपने गुनाहों को छुपाने के चक्कर में सुष्मिता और राहुल ने एक ऐसी चूक कर दी जिसने उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। सुष्मिता और राहुल ने अस्पताल में करण के पोस्टमार्टम को रोकने की कोशिश की। परिवार पर जोर दिया कि उसका पोस्टमार्टम कराने की जरूरत नहीं है और यहीं से परिवार के शक की जो सुई है वो राहुल और सुष्मिता की तरफ घूम गई। पहले देवर के साथ मिलकर पति को मारा, फिर करण के शव के पोस्टमार्टम में अड़ंगा लगाया। कातिल पत्नी ने बचने के लिए हर पैतरा आजमाया। सुष्मिता ने पति करण की हत्या को हादसा दिखाने की फुल प्रूफ प्लानिंग की थी। किसी शातिर क्रिमिनल की तरह देवर राहुल के साथ मिलकर उसने इस मामले को छुपाने का पूरा बंदोबस्त कर लिया था। सुष्मिता ने पहले स्लीपिंग पिल देकर करण को सुलाने की कोशिश की। जब करण नहीं सोया तो फिर उसने आधी रात को चुपके से देवर राहुल को घर में बुलाया और उसके बाद राहुल और सुष्मिता ने मिलकर करण को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जिससे उसकी मौत हो गई। 13 जुलाई को प्लान के मुताबिक सुष्मिता ने परिवार के सामने हत्या को हादसा बताया और परिवार ने भी उसका यकीन कर लिया था। 3 दिन तक परिवार को कुछ भी नहीं पता था। बहू ने जो थ्योरी बताई उन्हें उस पर यकीन हो गया था, लेकिन दोनों की एक गलती ने उनके राज का पर्दाफाश कर दिया। सुष्मिता देखो, तुमने कबूल कर लिया सब कुछ, अब मान लो। अब कार्रवाई उसके ऊपर होगी, राहुल के ऊपर होगी। सुष्मिता और राहुल नहीं चाहते थे कि करण का पोस्टमार्टम हो। दोनों करण का पोस्टमार्टम कराने से बच रहे थे। यहीं पर परिवार को शक होना शुरू हुआ। आखिर सुष्मिता और राहुल क्यों पोस्टमार्टम नहीं कराने पर इस कदर जोर दे रहे हैं? डॉक्टर कह रहे थे पोस्टमार्टम जरूरी है कि ये निशान किस चीज़ का। भाभी बता रही थी रात भर वो फ़ोन चला रहा है, शायद एक्सटेंशन का करंट लग गया होगा, क्योंकि मेरे से टाइम पूछ रहे। मेरे को टाइम पता नहीं। भाभी कह रही मैं रात को सो गई थी, रात भर उसने क्या करा है क्या नहीं करा पता नहीं। ठीक है, चलो वो तो लंबी बात हो जाएगी, शॉर्ट में बात करते हैं। दीनदयाल बॉडी चली गई, संडे को पोस्टमार्टम होता नहीं। अगला दिन पुलिस स्टेशन गए, जो भी उन्होंने साइन कर, जो भी हमने उस समय हमने बताया, उन्होंने सिग्नेचर लिए। भाभी यहाँ से सिग्नेचर करने गई, हम बॉडी लेकर आए, दाह संस्कार करा, चैट हाथ लग गई। ये शक यकीन में तब बदला जब करण के सगे भाई कुणाल के हाथ राहुल का मोबाइल लगा। राहुल के मोबाइल में करण के भाई कुणाल ने जो देखा उस पर उसे खुद भी यकीन नहीं हुआ। कुणाल ने करण की मौत से ठीक पहले हुई राहुल और अनुष्का की इंस्टाग्राम चैट पढ़ डाली। इस चैट में दोनों के रिश्ते का पूरा सच था। दोनों ने कैसे करण को रास्ते से हटाने की प्लानिंग की, मर्डर से ठीक पहले कैसे करण को नींद की दवाई दी गई, फिर कैसे उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने पर बात बनी। सब कुछ इंस्टाग्राम चैट पर लिखा था। ठीक है, मेरे हाथ मेरे भाई का फोन आया। कौन भाई आप? राहुल। कौन है राहुल? कौन है? चाचा का लड़का, हरीश जी का। हाँ, फ़ोन आया। मैंने कहा चलो फ़ोन मेरे भाई का ही है, मैं फ़ोन करता हूँ। इतनी फ़ोन ऑन था मेरा पे आगे, फ़ोन लॉक खुला हुआ था, तो इंस्टा की चैट दिख गई। चैट क्या दिखा आपको इंस्टा की? दिखा स्लीपिंग पिल दही में दी है, खाने में दी है। उसमें डिस्कस कर रहे हैं कि नहीं हो रहा है कुछ तो इलेक्ट्रिक शॉक ही देना पड़ेगा। ये चैट मैं आपसे इसलिए जानना चाह रही हूँ, थोड़ी क्लैरिटी हो। ये चैट किसके किसके बीच में थी? राहुल और सुष्मिता और राहुल के बीच में था। उसमें आपस में देवर भाभी हैं? देवर भाभी हैं। इन चैट पे जो नाम आता ना, जैसे कुणाल देवी आपका नाम ही का नाम है मैम, उस पे लिखा था वाइफी और हार्ट बना रखा था नंबर पे, या फिर नाम जो ऊपर नाम आता है इंस्टा चैट पे नाम जैसे। हाँ, और उस पे कॉलिंग या वीडियो कॉल जो भी थी, और वो भाभी बोले तुम आ जाओ। वो कह रहा है मैं आता हूँ, अब इलेक्ट्रिक शॉक ही देना पड़ेगा अच्छे वाला। वो इलेक्ट्रिक शॉक इंजेक्शन से दे रही होगी उसको, वो पास नहीं हो रहा होगा क्योंकि वैसा कुछ होगा, चार्जर होगा, चार्जर से नहीं पास होता है। तो वो कह रहा है आपको इलेक्ट्रिक शॉक ही देना पड़ेगा, मैं आता हूँ, चुपचाप आप नीचे का गेट खोल देना, या गेट नहीं खोलोगे उसके बाद नीचे की चाबी भी दी। ठीक है, तो वो गया ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक देने, दोनों ने दिए। और हाथ यूं का यूं था, हाथ में भी निशान था, टेप यहाँ तार चिपकाई, यहाँ तार चिपकाई, बोर्ड में डाल दी, और करंट पूरी बॉडी में पास करते रहे और घंटों तक करते रहे।
ये चैट में था, आपने पूरा पढ़ा और आपने इसकी रिकॉर्ड। इलेक्ट्रिक शॉक का डिस्कशन हुआ है, स्लीपिंग पिल्स का 15 की 15 गोलियां भी दी हैं। एक तरीके से फुल प्लानिंग करी है मारने की और उस पर लिखा हुआ है और दोनों ने कबूल भी करा है। लेकिन सवाल फिर भी यही है कि आखिर सुष्मिता ने करण को क्यों मारा? अगर उसे करण के साथ नहीं रहना था तो वो उसे डिवोर्स भी दे सकती थी। जान लेने की क्या जरूरत थी? देवर भाभी का रिश्ता बहुत नॉर्मल होता है, हंसी मजाक भी होता है, बहुत चीज़ें होती है, कभी कभार लाना ले जाना भी होता है। रिश्ते हैं, रिश्ते ऐसे ही चलते हैं। पीठ पीछे आपके फ़ोन में क्या हो रहा है मैं फ़ोन थोड़ा ना देखने जाऊँगा और मैं बार बार वहाँ थोड़ा ना जाऊँगा। पीठ पीछे कौन जा रहा है? रात उसका काम था डेली रात को 11 बजे निकलना। किसका? अब किसकी? राहुल का 3 बजे वापस आना। मेरे भाई की नाइट शिफ्ट थी, जॉब जब वो करता था, कभी कभार घर से करता था, लेकिन एक तरह वो ऑफिस जाता था। वही आशिकी का मामला है, उसको पता था 4 बजे मेरा भाई घर आ जाता था, इसलिए 3 बजे निकल वो जाता था वहाँ से। माँ बाप को पता था, उन्होंने कभी पूछा भी नहीं कि तू रात को निकल क्यों रहा है, करने क्या जाता है। फिलहाल देवर राहुल और भाभी सुष्मिता दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस अब एक एक सबूत को जुटा रही है। जो चैट कुणाल ने राहुल के मोबाइल से पकड़ी थी, पुलिस ने उसे भी सबूत के तौर पर रख लिया है। अभी तक जो तथ्य सामने आया उसमें डिसीज्ड की वाइफ सुष्मिता और उसके चाचा का लड़का राहुल, उनके बीच चैट है और जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक और साथ ही साथ स्लीपिंग पिल्स के बारे में जानकारी दी, वो डिस्कशन चल रहा है। तो मामले की अभी इन्वेस्टिगेशन अभी इनिशियल स्टेज में है। इसका मोटिव भी स्टैब्लिश करना है और साथ ही साथ जो मौका है वहाँ पर एफएसएल की टीम और क्राइम टीम ने विजिट किया। जो एविडेंस मिले हैं उसको प्रिजर्व कर लिया गया है। पुलिस सुष्मिता से पूछताछ कर रही है। करण की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आना बाकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो पाएगा कि करण को किस तरह मारा गया। इस समय हम करण के घर के बाहर उत्तम नगर में मौजूद हैं। ये करण का घर है जहां वो पहले अपने मां के साथ रहता था, लेकिन शादी के कुछ साल बाद वो अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चे के साथ दूसरे घर में शिफ्ट हो गया, जहां पे उसकी डेड बॉडी मिली। जब परिवार को पता चला कि करण होश में नहीं है, करण कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो उसे अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में करण को मृत घोषित कर दिया गया। मौत के 3 दिन तक परिवार इस बात से वाकिफ नहीं था कि कुछ अलग हुआ है, केवल शोक था तो करण की मौत का। लेकिन अब परिवार के पास एक केस है आगे लड़ने के लिए, जिसमें आरोपी है करण की पत्नी और करण का चचेरा भाई राहुल, जिन पे इल्जाम है कि इन दोनों ने मिलकर प्लानिंग की और करण की हत्या कर दी। और अब बात महाराष्ट्र की, जहां मराठी और हिंदी को लेकर लंबे समय से संग्राम छिड़ा हुआ है। गैर मराठियों को टारगेट किया जा रहा है। जबरदस्ती मराठी लागू कराने का विरोध करने पर समंदर में डुबोकर मारने की धमकी तक दी जा रही है। ये धमकी कोई और नहीं बल्कि एमएनएस चीफ राज ठाकरे दे रहे हैं। हिंदी विरोध को लेकर राज ठाकरे ने सीएम फडणवीस से लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे तक और छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े बिजनेसमैन तक को क्या धमकी दी है, इस रिपोर्ट में देखिए। सांगतो दुबे, तुम मुंबई में आ जाओ। मुंबई के समुंदर में डुबे कर मारेंगे। लेकिन जब कभी भी ये बाहर जाएंगे तो वहां की पब्लिक जो है, जिस किसी भी राज्य में जाएंगे, पटक पटक के मारेंगे इसको। हिंदी मराठी की लड़ाई बात मारपीट तक आई। निशिकांत वर्सेस राज ठाकरे, भाषा पर इतना क्यों भड़के? ढर्रा पुराना, सियासत निशाना, ठाकरे ब्रदर्स का मराठी सहारा। महाराष्ट्र में इस वक्त मराठी बनाम हिंदी पर संग्राम छिड़ा है। ठाकरे ब्रदर्स की सेनाएं मराठी के नाम पर दबंगई कर रही हैं और अब सियासत में भाषा का तड़का ऐसा लगा है कि नेता मर्यादा भूल गए हैं। बात डुबो कर और पटक कर मारने पर आ गई है।
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे मारने पीटने की बात कर रहे हैं। त्या दिवशी तो कोणतरी भारतीय जनता पक्षाचा एक खासदार कोणतरी दुबे नावाचा कसा काय बोलला, मराठी लोगों को हम यहां पे पटक पटक के मारेंगे। झाली का केस त्याच्यावरती? हिंदी चॅनल वाल्यांनी दाखवलं का? पुढे चालवलं का? काही नाही। बघा कसं असतात, कसे असतात ते बघा। तू आम्हाला पटक पटक के मारणार दुबे? दुबेलाच मी सांगतो, दुबे तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुंदर में डुबे डुबे कर मारेंगे। त्याला हिम्मत होते बघा कशी। तुम्ही जर काही बोललात तर त्याची राष्ट्रीय बातमी होते। तुम्ही जर कुठची अमराठी माणसाबद्दल काही गोष्ट बोललात तर ती राष्ट्रीय बातमी, पण हे ज्यावेळेला बोलतात त्यावेळेला त्यांना माहिती असतं सरकार आमच्या मागे आहे। राज ठाकरे ने एमएनएस कार्यकर्ताओं को कहा था मराठी ना बोलने पर मारो लेकिन वीडियो मत बनाओ। दूसरी तरफ ठाकरे ब्रदर्स के लोग साहब के कहने पर पहले से ही अपने काम पर लगे हुए हैं। हिंदी मराठी को लेकर राज ठाकरे की पार्टी के वर्कर्स ने पिछले कुछ दिनों में कई लोगों के साथ मारपीट और बुरा बर्ताव किया। थप्पड़ मारा गया, उठक बैठक करवाई गई, लोगों से माफी भी मंगवाई गई, जिसका बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विरोध जताया और दुबे के बयान पर अब राज ठाकरे ने डुबो डुबो कर मारने की धमकी दे दी है। राज ठाकरे के बयान पर निशिकांत दुबे का जवाब भी आ गया है। निशिकांत दुबे ने कहा कि वो अपने बयान पर कायम हैं। उद्धव और राज सिर्फ बीएमसी चुनाव को लेकर मराठी बनाम हिंदी कर रहे हैं। जब जब मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन होता है, इसी तरह के गरीब निहत्थे आदमी को मारते हैं और मारते हैं तो हिंदी भाषी होने के नाते मुझे तो जैसे सबों को अपनी मातृभाषा पर गर्व है, तमिलियंस को गर्व है, कन्नड़ को गर्व है, तो मुझे गर्व है कि मेरी मातृभाषा जो है हिंदी है। हिंदी हम बोलते हैं और हिंदी ने हमको सब कुछ दिया है। तो जहाँ कहीं भी हिंदी के ऊपर अटैक नज़र आएगा, जो लोग करेंगे, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे कोई बड़े लाट साहब नहीं है। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि मैं सांसद हूँ, कानून अपने हाथ में नहीं लेता, लेकिन जब कभी भी ये बाहर जाएंगे तो वहाँ की पब्लिक जो है, जिस किसी भी राज्य में जाएंगे, पटक पटक के मारेंगे इसको। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ये मोदी जी का राज है। यहाँ जो है ये इस तरह का गुंडई नहीं। दूसरी तरफ राज ठाकरे महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर हैं। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को चैलेंज किया है। एमएनएस चीफ ने कहा कि अगर 1ली से 5वीं तक हिंदी लागू करने की कोशिश की तो स्कूल बंद करवा दूंगा। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्याचे देवेंद्र फडणवीस त्यांनी सांगितल्यामुळे तिसरी हिंदी भाषा आम्ही सक्तीची करणार म्हणजे करणार। आता राज्य सरकारला जर आत्महत्या करायची असेल तर त्यांची बेशक करावी। त्या दिवशीच्या मोर्चाच्या फक्त धसक्याचे निर्णय मागे घ्यायला लागला होता। फडणवीसजी तुम्ही सांगताय ना की तिसरी भाषा आम्ही सक्तीची आणणार म्हणजे आणणार। मी आता आपल्याला सांगतो, महाराष्ट्रात 1ली ते 5वी हिंदी आणायचा आपण प्रयत्न तर फक्त करून बघा। दुकानं नाही, शाळाही बंद करेल। महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री हिंदीसाठी म्हणतोय, मराठीसाठी मराठी सक्तीची। इतर ज्या बाकीच्या शाळा आहेत त्याच्यामध्ये तुम्ही आज मराठी आणली पाहिजे, सक्तीची केली पाहिजे। ते सोडून तुम्ही हिंदी
हिंदी मराठी पर जंग सिर्फ जुबानी नहीं है, बल्कि लैंग्वेज के नाम पर गुंडागर्दी भी हो रही है और राज ठाकरे इसको सही भी बता रहे हैं। मीरा रोड पर एक हिंदी भाषी दुकानदार की पिटाई इसलिए हुई क्योंकि वो मराठी नहीं बोल रहा था, और इस पर राज ठाकरे ने क्या कहा, जरा सुनिए। आमचं काही वावडं नाहीये तुमच्याशी काही भांडण नाहीये, पण मस्ती करणार असाल इथे तर महाराष्ट्राचा धडका बसणार म्हणजे बसणार। राज ठाकरे दंड देने की बात कर रहे हैं, तो सवाल ये है, अगर सब कुछ वही तय करेंगे तो कानून किस लिए है? जनता ने सरकार क्यों चुनी है? लॉ एंड ऑर्डर किस काम के लिए है? क्या देश के संविधान से भी ठाकरे ब्रदर्स खुद को बड़ा समझते हैं? तोड़ने की भाषा तो नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन मुंबई का महत्व खत्म तो होते करने जा रहे हैं वो, और इसलिए मुंबई में जितने सारे उद्योग थे, अन्य सारे वित्तीय ऑफिसेस भी थे, आर्थिक केंद्र, वो सारे गुजरात कौन लेके गया? यही लोग लेके गए ना। तो मुंबई तो महाराष्ट्र से कोई अलग नहीं कर सकता, जो भी करेंगे हम उनके टुकड़े करेंगे, ये तो मैं खुलेआम बोलता हूं। लेकिन साथ ही साथ ये भी नहीं हम होने देंगे कि मुंबई का जो महत्व है, मुंबई मेरे महाराष्ट्र की, अपने महाराष्ट्र की राजधानी है, साथ ही साथ देश की आर्थिक राजधानी मानी जाती है, और यही जो उसका महत्व है, कुछ लोगों के आंखों में वो चुभता है। वो पहले कार्यकर्ताओं की गुंडाई और फिर उसे हक से सही बताना चिंता की बात है, और ये बात महाराष्ट्र सरकार के लिए चैलेंज भी साबित हो रही है। हालांकि मुख्यमंत्री फडणवीस साफ कह चुके हैं कि भाषा के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ठाकरे ब्रदर्स को कटेंगे तो बटेंगे के ब्रांड एम्बेसडर बता रहे हैं। उनका कहना है कि ठाकरे बंधु मराठी हिंदी के नाम पर अपनी सियासत के लिए हिंदुओं को बांट रहे हैं, जबकि वो मदरसे के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में मराठी बुलवाने क्यों नहीं जाते? जिहादों के माध्यम से चलाने वाले ये मदरसा को बंद करना चाहिए ना, कि वहां की कोई भी मराठी नहीं सिखाता। वहां तो हिंदुओं को कैसा खत्म करना है वो पढ़ाया जाता है अंदर। वो कान के नीचे बजाने की आवाज ये उधर की नया नगर से निकलनी चाहिए, क्यों नया नगर में कोई भी मराठी बोलता नहीं है। वहां तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान भी मानने वाले लोग नहीं, उनको शरिया कानून उधर लागू करना है। देखिए हमारी सरकार राज्य में है, लॉ एंड ऑर्डर पूरा हमारे कंट्रोल में है, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व के नीचे ये सरकार है। कोई भी किसी को ऐसे मारेगा और कोई हम चुप बैठेंगे ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है। आजमाना है तो आजमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हम किसी को इस तरीके से, और हम तो बार बार बोले हिंदुत्ववादी सोच की सरकार है, हिंदू समाज ने हमको चुन के इधर बिठाया। इधर आज मैं आमदार मंत्री है ना, वो हिंदुओं के वजह से हूं। तो कोई हिंदू के तरफ अगर तेरी नजर से देखता होगा ना तो हम नहीं छोड़ेंगे। और मैं तो आगे जाके इतना भी कहूंगा, जो मुंबई में रहने वाले, महाराष्ट्र में रहने वाले जो मराठी लोग हैं, उनको भी ये पसंद नहीं है कि हिंदुओं को बांटा जा रहा है। बांटे कटेंगे तो बटेंगे के ब्रांड एम्बेसडर है क्या ये ठाकरे बंधु दोनों? तो इस तरीके से हम लोग होने नहीं देंगे। भाषा विवाद पर महाराष्ट्र सरकार अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है। मुख्यमंत्री फडणवीस कह चुके हैं, सियासी विरोध के बावजूद 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लागू रहेगा। महाराष्ट्र में अप्रैल से 1 से 5वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी अनिवार्य की गई थी। ये फैसला राज्य के सभी मराठी और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर लागू किया गया था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नए करिकुलम को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में इन कॉलेज के लिए 3 भाषा की पॉलिसी लागू की गई थी। विवाद बढ़ने के बाद अपडेटेड गाइडलाइंस जारी की गई। मराठी और अंग्रेजी मीडियम में कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी के अलावा भी दूसरी भाषाएं चुन सकते हैं।
इसके लिए शर्त बस ये होगी कि एक क्लास के कम से कम 20 स्टूडेंट्स हिंदी से इतर दूसरी भाषा को चुने। ऐसी स्थिति में स्कूल में दूसरी भाषा के टीचर भी अपॉइंट कराए जाएंगे। अगर दूसरी भाषा चुनने वाले स्टूडेंट्स का नंबर 20 से कम है तो भाषा ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई जाएगी। इस फैसले को मराठी भाषा के खिलाफ बताकर मराठी अस्मिता से जोड़ दिया गया। इसी मुद्दे पर महाराष्ट्र में उद्धव राज एक साथ आ गए हैं। अब वो मराठी वर्सेस हिंदी की पिच पर अपनी खोई सियासी जमीन तलाश रहे हैं। शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस ने मराठी भाषा को चुनावी मुद्दा बना दिया है। बीएमसी चुनाव में मराठी को एजेंडा बनाकर टारगेट साधने की तैयारी है। मराठी गैर मराठी भाषा पर सियासत से फायदा चाहे जिसे हो, लेकिन नुकसान आम जनता का हो रहा है। यूपी में एक और धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। आगरा पुलिस ने धर्मांतरण रैकेट के 10 लोगों को दबोचा है। 6 राज्यों में दबिश के बाद इन्हें अरेस्ट किया गया है। डीजीपी के मुताबिक आरोपियों के पाकिस्तानी आतंकी से भी संबंध की जांच की जा रही है। इसके लिए बाकायदा जो एविडेंसेस हमारे पास आए थे थ्रू साइबर इन्वेस्टिगेशन, उसको माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया गया और वहां से वारंट लेकर के इन प्रदेशों में जो बीएनएसएस की प्रक्रिया है उसके अनुसार वहां पर लोकल पुलिस की सहायता प्राप्त करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया। इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी क्या था, कैसे लोग कर रहे थे, कैसे? अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें अलग अलग मॉड्यूल्स कह लीजिए कि हैं और इन मॉड्यूल्स में अलग अलग लोगों का अलग अलग रोल है और उसी रोल के तहत फंडिंग प्राप्त करना, उसको चैनलाइज करना, सेफ हाउसेस को एंगेज करना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग यूनिट रहती है और जो फ्रंट एंड पर है उसमें रेडिकलाइज करने के लिए अलग लोग हैं। तो ये सभी इसमें कुछ हम लोगों को इसके जो इंटरमीडिएट स्टेज के जो कोऑर्डिनेटर हैं या मुखिया हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। इसमें गोवा से आयशा उर्फ एसबी कृष्णा, कोलकाता से अली हसन उर्फ शेखर राय, कलकत्ता से ओसामा, आगरा से रहमान कुरैशी, मुजफ्फरनगर से अबू तालिब, देहरादून से अबुर रहमान, जयपुर राजस्थान से मोहम्मद अली, जयपुर से जुनैद कुरैशी, दिल्ली से मुस्तफ़ा उर्फ मनोज, जयपुर से ही मोहम्मद अली, ये 10 लोग गिरफ्तार। अवैध धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट के कुछ अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे। इसमें मोहम्मद उमर गौतम, मुफ्ती जहांगीर आलम कासमी, इनको एटीएस ने गिरफ्तार किया था। इसी क्रम में हाल में छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन उर्फ जलालुद्दीन के अवैध धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट को भी उसको पर्दाफाश किया गया। एसटीएफ के द्वारा और एटीएस के द्वारा उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। यह अभियान जिहाद के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय जिहादी फंडिंग प्राप्त करने, रेडिकलाइजेशन की कार्रवाई करने और राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने के उद्देश्य से अवैध धर्मांतरण, डार्क वेब और अन्य नेटवर्क के जरिए गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध है। मैंने कहा है कि पीएफआई, एसडीपीआई और पाकिस्तान के एक मिलिटेंट संगठन के हमको प्रमाण मिले हैं इस चीज़ के कि उनसे इनका संलिप्तता है, इनके मतलब इनके जो आपस में जो लिस्टेड मेंबर्स हैं उनके मेंबर्स के साथ में इनकी संलिप्तता कन्फर्म हुई है। आईएसआईएस के बारे में मैंने कहा कि उनका ये सिग्नेचर स्टाइल है। 6 प्रदेशों में साइमल्टेनियस दबिश दे करके 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में विशेष तौर पर कम उम्र की लड़कियों को प्रलोभन, लव जिहाद और अन्य तरीकों से प्रभावित करके धर्मांतरण के कार्य में लिप्त थे। उत्तराखंड के रुद्रपुर में अमित शाह उत्तराखंड निवेश कार्यक्रम को संबोधित करें, सीधा आपको सुनाते हैं। इसमें स्पष्टता लानी हो, देश की औद्योगिक विकास की नींव डालनी हो, अर्थतंत्र को आगे बढ़ाना हो, हर क्षेत्र में मोदी जी ने कई रिकॉर्ड बनाए। इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में सिर्फ 10 साल में 60% वृद्धि नरेंद्र मोदी सरकार ने की। ग्रामीण क्षेत्रों में नई 8 लाख किलोमीटर गांव को जोड़ने वाली सड़कें बनाने का काम किया है।
333 जिलों में सुविधाजनक वंदे भारत ट्रेन पहुंची। 45,000 किलोमीटर का रेलवे कई लाइनों का विद्युतीकरण हुआ। 88 नए हवाई अड्डे बने और इनलैंड वाटरवे कार्गो में 11 गुना वृद्धि ये 10 साल में हुई। भाइयों बहनों, और इस सब का नतीजा है कि अटल जी इस देश की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर पर छोड़कर गए थे। मोदी जी 10 साल में 11वें नंबर पर से 4थे नंबर पर देश की अर्थव्यवस्था को लेकर आए। और आप लोग 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था से खुश हो, मगर मेरी बात आज घर जाकर अपनी डायरी में लिख लेना, 2027 में हम विश्व की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। जिस तेज गति से विकास आगे बढ़ा है, निर्यात हमारा 2 गुना हुआ सर्विस का और 76% निर्यात बढ़ा। हम कई सालों से सबसे ज्यादा तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बने। एक जमाने में कहते थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बने, औद्योगिक विकास हो तो गरीबों का कल्याण नहीं हो सकता। ये मिथक को नरेंद्र मोदी जी ने गलत साबित किया। इस देश के 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त देकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई। 55 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का दवाइयों का और हॉस्पिटलाइजेशन का पूरा खर्चा माफ हो गया। 16 करोड़ घरों में आजादी के बाद पहली बार नल आया। 12 करोड़ घरों में शौचालय पहुंचाया। 13 करोड़ घरों में एलपीजी का सिलेंडर बढ़ा पहुंचा। बिहार के एडीजी कुंदन कृष्णन ने अपने विवादित बयान पर माफी मांगी है। माफी मांगते हुए एडीजी ने कहा कि उनका इरादा किसानों को ठेस पहुंचाने का नहीं था। बयान से किसानों को ठेस पहुंची तो उन्हें इसका खेद है। किसान भाइयों का अपराध से लेना देना नहीं है। साथ ही ये भी बोले कि उनका इरादा किसान विरोधी बात कहने का बिल्कुल नहीं था। मेरे द्वारा जो वक्तव्य दिया गया उसका तात्पर्य यह नहीं था कि हमारे देश के किसान भाई, हमारे अन्नदाता का किसी तरह से आपराधिक घटनाओं से कोई लेना देना है, बल्कि वे हमेशा हमारे सम्मान के पात्र हैं और रहेंगे। मेरे पूर्वज भी सभी किसान थे और मैं अपने गांव और कृषक समाज से गाढ़ा संबंध रखता हूं और जुड़ा हुआ हूं। प्रत्येक आपराधिक घटनाओं के पीछे सिर्फ अपराधी होते हैं और उनका कोई जाति या धर्म नहीं होता है। मेरे मन में किसान के प्रति काफ़ी आदर भाव है, लेकिन फिर भी अगर मेरे वक्तव्य के द्वारा किसी को भी ठेस पहुंचा है तो उसके लिए मुझे खेद है।